नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत और हम शुरुआत कर रहे हैं अतीक और अशरफ की हत्या के मामले से, जहां पर जो तीनों आरोपी हैं उनको प्रतापगढ़ जेल से अब प्रयागराज लाया जा रहा है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी पुलिस आज कोर्ट में इन तीनों की रिमांड मांगने वाली है। यूपी पुलिस ने अब तक तीनों आरोपियों से सिर्फ एक दिन ही पूछताछ की है और उसके बाद वो न्यायिक हिरासत में चले गए थे, वो जेल में थे। इधर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में अब यूपी एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। एसआईटी जांच के राडार पर तीनों शूटर्स के 2 सहयोगी हैं। एसआईटी ने वारदात वाली जगह यानी मोतीलाल नेहरू डिविजनल अस्पताल के आसपास की दुकानों और होटलों की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की है और करीब 40 डीवीआर अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू की है। कुछ पुलिस वालों से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है, जो शनिवार को अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात थे और दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जा रहे थे। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, आज एक बड़ा दिन है, तीनों आरोपियों की पेशी होने जा रही है कोर्ट में और यूपी पुलिस अब पूछताछ के लिए उनको रिमांड में लेना चाहेगी। बिल्कुल, देखिए जो एसआईटी बनी है ये जो प्रयागराज कमिश्नर है उन्होंने बनाई थी, उसको हेड करें एडिशनल सीपी सतीश चंद्र और कल इन्होंने अपनी जांच शुरू की थी। तो कल शुरुआती जांच में उन्होंने जो पुलिस वाले, जैसे आपने बताया, जो उस दिन थे मौजूद सुरक्षा में, उनसे पूछताछ की है। लगभग ये जो डीवीआर ली गई हैं, ये जो आपको बताएं, जो लोग नहीं समझते प्रयागराज के, उस जो मोतीलाल नेहरू जहाँ ये मंडल चिकित्सालय जहाँ पर शूट आउट हुआ, उससे सिर्फ 300 मीटर या 400 मीटर की दूरी पर ही प्रयागराज स्टेशन है। पास में ही ये जो लॉज है, वहीं पर ये हत्यारे तीनों रुके हुए थे। इसीलिए डीवीआर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीसीटीवी फुटेज के लिए। तो अब कल उन सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की, तो आज एसआईटी इन तीनों को रिमांड में लेकर के पूछताछ करना चाहती है। 10 बजे के बाद कभी भी पेशी हो जाएगी। अदिति, परसों ही इनको प्रयागराज जेल से इनको शिफ्ट किया गया था प्रतापगढ़ जेल, क्योंकि जो प्रयागराज की नैनी जेल है उसमें अतीक का बेटा अली भी है और तमाम अतीक के गुर्गे हैं। तो ऐसे में पुलिस को इनपुट था कि इन पर हमला हो सकता है, इनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उनको प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण होगी जब पुलिस आज रिमांड में लेगी इनको और जब पूछताछ शुरू करेगी, क्योंकि अभी तक जो सनी सिंह है वही किंग पिन समझ में आ रहा है। उसने लॉरेंस बिश्नोई बनने की बात की, उसने कहा कि उसको इंडिया का नंबर 1 डॉन बनना था, लेकिन जो तीनों थे उनके बयानों में विरोधाभास था। जो एसआईटी है उसको लगता है कि इसमें सुपारी किलिंग का एंगल भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग जिले के हैं। वैसे बांदा और हमीरपुर जुड़े हुए जिले हैं और जो लवलेश है और ये सनी है, ये दोनों साथ में ड्रग पेडलिंग का काम भी करते थे। दोनों पर आपराधिक मुकदमे भी हैं। सनी पर 14 से ज्यादा मुकदमे, जिसमें हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इस पर मुकदमा दर्ज है। इसने पुलिस वाले पर भी एक बार हमला किया था। तो लवलेश और ये दोनों तो साथ में दूसरे को जानते थे, पर ये साथ में अरुण मौर्य को कैसे लेके आए? अरुण मौर्य की उम्र 18 साल है, वो बस अभी कुछ दिन पहले 18 साल का हुआ है। पिस्टल्स कहाँ से आई इनके पास? क्योंकि अभी तक देखिए यूपी पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं जिसमें हम ये सवाल पूछ सकें उनसे कि पिस्टल्स कहाँ से आई, पुलिस की लापरवाही क्या रही। तो यही वजह है कि जो एसआईटी एडिशनल सीपी जो इसको हेड कर रहे हैं, इसमें एक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी हैं और एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं। तो तमाम बारीकियों से जांच कर रहे हैं और आज प्रयागराज कोर्ट में भी सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की है। अतीक के तमाम गुर्गे अभी भी बाहर हैं, उन पर भी हमला हो सकता है। तो अब देखना होगा कि आज कितने दिन की रिमांड कोर्ट दे देता है इनको। तो पूरे प्रयागराज कोर्ट को आज किले में तब्दील कर दिया गया है। आदिति, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सौरभ बता रहे हैं कि प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज इन तीनों आरोपियों को लाया जा रहा है और अपने आप में आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इन तीनों की रिमांड पुलिस मांगेगी और उसके बाद इनसे पूछताछ आगे की जाएगी। उधर अतीक और अशरफ हत्याकांड में कई नए खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता जो है वो सनी सिंह था। सनी सिंह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रेरित था, ये बात भी सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने अतीक की हत्या के बाद पहली बार बयान दिया और यूपी में कानून व्यवस्था पर सरकार की पीठ थपथपाते हुए माफिया राज को खत्म करने की बात कही। हालांकि ये सवाल अभी भी बरकरार है कि पुलिस की मौजूदगी में इतने हाई प्रोफाइल अपराधी का मर्डर आखिर कैसे हो गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि उर्दू मुस्लिम अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के बाद यूपी में कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित। मुख्यमंत्री ने फिर से एक बार 2017 के पहले की सपा सरकार को कोसा और कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाई।
अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से ही लोग डरते थे। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा। इस हत्याकांड के बाद प्रयागराज में बंद की गई इंटरनेट सेवाएं मंगलवार को बहाल कर दी गई हैं। हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में कुछ चौंका देने वाले खुलासे बताए जा रहे हैं। हत्याकांड का मास्टरमाइंड 23 साल का सनी सिंह है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह पंजाब जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित था। सनी सिंह ने टीवी पर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखा। उसे लगा कि लॉरेंस जेल से गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करके चर्चा में आ गया तो वो भी मशहूर हो सकता है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई देश का नंबर 1 गैंगस्टर बन गया और इसने टीवी पर इंटरव्यू देखा सनी सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई ने एक चैनल को जेल से इंटरव्यू दिया था, उसमें तमाम बातें कहीं। वहां से प्रभावित हो गया सनी सिंह। सनी सिंह को लगा कि आज देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है और लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा गैंगस्टर बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को मारा, सिद्धू मूसेवाले का नाम था और इनको लगा कि हम किसको मारे, तो इन्होंने तय किया कि हम अतीक अहमद को मारते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन तीनों आरोपियों के पीछे भी किसी का हाथ था? एक गैंगस्टर से प्रभावित होकर नाम कमाने की इच्छा एक बात है और पुलिस की हिरासत में जा रहे 2 अपराधियों पर ऐसा सटीक हमला दूसरी बात कि उन्हें बचाया ना जा सके। यह सवाल इसलिए भी अहम हो गया है कि अतीक और अशरफ की देश के मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी की चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया पर अशरफ की 27 मार्च को दायर की गई प्रयागराज कोर्ट में याचिका वायरल हो रही है, जिसमें उसने यूपी पुलिस के 2 अधिकारियों के नाम लिखते हुए उनके द्वारा अपनी हत्या की आशंका जताई थी। अब तक जिस चिट्ठी की चर्चा जोरों पर है वो किसके पास है और उसे कौन मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाएगा, अब तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 2 अहम बातें हैं। पहली अहम बात कि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाकर बताना चाहते हैं कि वो अग्रेसिव हैं, वो बैकफुट पर नहीं आए इस हत्याकांड के बाद। दूसरा तो सबसे बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है कि पुलिस ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कोई डायरेक्ट मीडिया इंटरेक्शन नहीं किया है जिससे हम ये सवाल पूछें कि सुरक्षा में कैसे चूक हो गई। तीसरा सबसे बड़ा सवाल अब तक लगातार बना हुआ है कि इतनी महंगी पिस्टल, विदेशी पिस्टल्स कैसे इन हमलावरों तक पहुंच गई। तीनों सवाल अब तक बने हुए। सहयोगी राकेश और राजेश गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब लॉरेंस बिश्नोई की खबर आपको बताते हैं। पहली बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को किसी आतंकी गतिविधि से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया। दरअसल एनआईए ने देश से बाहर बैठे आतंकियों और गैंगस्टरों के जो गठजोड़ है उस मामले की जांच कर रही है और इस सिलसिले में एनआईए ने बीते साल यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था और उसी सिलसिले में अब लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड उसे मिल पाई है। ये काफिला देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का है, जिसे पंजाब पुलिस बठिंडा जेल से लेकर दिल्ली पहुंची। एनआईए ने उसे आतंकी गतिविधि से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया। एनआईए ने कोर्ट में लॉरेंस की 7 दिन की रिमांड मांगी, जो मिल गई। RC 37 जो उससे पहले की एफआईआर थी उसके अंदर मेरे क्लाइंट का कहीं पे कोई नाम नहीं था। उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट करते हुए जो एनआईए है उन्होंने बोला कि एक दीपक रंगा नाम का आदमी है जो एक्यूज हमने जनवरी में गिरफ्तार किया, उसने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में नाम लिया है लॉरेंस बिश्नोई का, तो हमें इसकी पुलिस कस्टडी चाहिए। उसके ब्याह पे उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई जिसमें 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा। तो हमने कोर्ट के सामने बोला कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में अगर इन्होंने अरेस्ट करना है तो इनके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। ऑलरेडी 39 जो RC है जिसके अंदर में ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उसमें ये फैक्ट पहले क्यों नहीं निकल के आया। तो कोर्ट ने उनको सख्ती से कहा है सामने एक्शन देते हुए कि आपको ये 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया जा रहा है, लेकिन आपको लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई ना कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में। ये केस एनआईए ने बीते साल 20 अगस्त को विदेश में बैठे 7 खालिस्तानी आतंकियों
और अन्य के खिलाफ दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी संगठन हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के लिए संगठित अपराध सिंडिकेट का उपयोग कर रहे हैं। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे प्रतिबंधित समूहों ने गुर्गों का एक नेटवर्क बनाया है, जो देश के खिलाफ विद्रोह के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। एनआईए ने इसी साल 25 जनवरी को झज्जर के रहने वाले दीपक रंगा को मोहाली के इंटेलिजेंस मुख्यालय में आरपीजी अटैक के मामले में गिरफ्तार किया था। रंगा कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी लखवीर सिंह संधू उर्फ लांडा और पाकिस्तान में बैठे हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का करीबी है। उसने पूछताछ में बताया कि उसने आरपीजी अटैक लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर किया था। कोर्ट में एनआईए ने कहा कि रंगा के बयान के बाद लॉरेंस से इस मामले में पूछताछ जरूरी है। केस में यही एलिगेशंस है कि जो खालिस्तान फोर्स के आदमी हैं, जो खालिस्तान के लिए काम करते हैं, जो पाकिस्तान में बेचते हैं, जैसे रिंदा हो गया और इसके अलावा और लोग हो गए, उनके साथ में इनका नेक्सस दिखाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि ये टेरर फंडिंग का काम करते हैं और देश के अंदर में जो है इलीगल एक्टिविटीज को पनपाते हैं सारे से। कोर्ट ने हिदायत दी कि 7 दिन बाद एनआईए को लॉरेंस के खिलाफ सबूत पेश करना होगा। किसी आतंकी गतिविधि के मामले में देश का टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पहली बार एनआईए रिमांड पर है, लेकिन गैंगस्टरों और आतंकियों का गठजोड़ साबित करना इतना आसान नहीं। अब देखना होगा कि 7 दिन बाद एनआईए कोर्ट में क्या कुछ सबूत रख पाती है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब कर्नाटक की बात करते हैं, जहां पर चुनावी हलचल तेज रहेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिल्म स्टार सुदीप के साथ रोड शो करने जा रहे हैं, जो पिछले हफ्ते ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये रोड शो हावेरी जिले में है, जहां आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो जब भी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया हो रही है और जो दिग्गज नेता हैं वो जब नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो शक्ति प्रदर्शन एक तरह से किया जा रहा है। हमने देखा था हाल ही में डीके शिव कुमार जो है, जब वो अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचे थे और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उसे देखा गया। वहीं येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र भी आज शिवमोगा के शिकारीपुर से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया भी मैसूर के वरुणा से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो आज हाई प्रोफाइल नेता जो है कर्नाटक के, वो पर्चा दाखिल करते हुए नजर आएंगे। कर्नाटक में बीजेपी पार्टी नेताओं के विद्रोह की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रही है और साथ में तीनों ही पार्टियों के वो उम्मीदवार भी जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, सिद्धारमैया, कुमारस्वामी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। इनमें से कुछ के सामने दोहरी चुनौती है। दिखाते हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार सामने दिख रहे हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया। जेडीएस के कुमारस्वामी और बीजेपी पहली बार किसी स्थानीय कद्दावर नेता के नाम पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। इस बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट सिर्फ उनकी पुरानी सीट शिग्गांव से ही मिला, जहां से वो 2008 से लगातार जीतते आए हैं। लेकिन जीत का अंतर कभी भी 15,000 वोट से ज्यादा नहीं रहा। एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मुश्किल दौर से गुजरे। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री पद के दावेदार कोरबा समाज के ओबीसी नेता सिद्धरामैया की राह वरुणा में आसान नहीं, वो भी वरुणा के साथ साथ कोलार से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट सिर्फ वरुणा से ही मिला। उनके सामने बीजेपी ने लिंगायत नेता वी सोमन्ना को उतारा। वरुणा में लिंगायत मतदाता 52,000 के आसपास है। 47,000 अनुसूचित जाति के हैं, 30,000 अनुसूचित जनजाति के, 35,000 कुर्बा, मुसलमान 9,000 और वक्कलिगा 21,000 है। बस कनकपुरा में डीके शिव कुमार की राह आसान लगती है।
भले ही उनके खिलाफ बीजेपी ने अपने बड़े नेता आर अशोक को उतारा हो, लेकिन ये सच्चाई है कि इस सीट पर 2008 से पहले जनता परिवार और 2008 के बाद कांग्रेस के डीके शिव कुमार जीतते रहे। बीजेपी का वहां जनाधार नहीं दिखता, जहां 52% वो कलीगा हैं जिन पर डीके शिव कुमार की अच्छी पकड़ है। और जेडीएस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कुमारस्वामी को टक्कर देंगे बीजेपी के सीपी योगेश्वर। 51% वकलीगा वोटर्स वाली इस सीट से कुमारस्वामी मौजूदा विधायक हैं। यह किसानों का इलाका है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया था और दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर किसानों का ब्याज माफ किया। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जिससे कोई भी कभी भी आसानी से मिल सकता है। इन बड़े नेताओं में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की चुनौती काफी बड़ी है, क्योंकि कहते हैं कि जहां इन्हें अपने प्रतिद्वंदियों से तो लड़ना ही है, साथ ही साथ पार्टी के अंदर भी कई प्रभावशाली नेता हैं जो चाहते हैं कि ये चुनाव हार जाएं ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो अब जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, कर्नाटक में चुनाव प्रचार जो है वो परवान पर है। ऐसे में कांग्रेस अब लगातार राज्य में बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। काफी वक्त से कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ 40% सरकार की तोहमत लगाकर कैंपेन चला रही है और अब पार्टी की तरफ से इस अभियान को लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है। उधर जवाब में बीजेपी का भी वीडियो आ गया है जिसमें कांग्रेस सरकार को 420 सरकार कहकर तंज किया गया है। प्रचार अभियान देखकर साफ हो रहा है कि इस बार दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले जगदीश शेट्टार अब कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। वो आज हुबली धारवाड़ से विधानसभा चुनाव का पर्चा दाखिल करेंगे। हुबली धारवाड़ मध्य सीट से वो लगातार बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल करते रहे हैं। 6 बार वो चुनाव जीते हैं। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने कोशिश की लेकिन पार्टी नहीं मानी और अब वो नाराजगी के तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन इधर आकर जब वो दिल्ली में आकर जेपी नड्डा से मिले भी थे, लेकिन बात तब तक नहीं बन पाई और उसके बाद शेट्टार ने ज्यादा इंतजार न करते हुए बीजेपी को ही चुनौती देने की ठान ली और अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए। और अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां पर वहां राजनीति जो है वहां पर भी हलचल अच्छी खासी बढ़ी हुई है। एनसीपी के कद्दावर नेता अजित पवार एक बार फिर से खबरों में है। चर्चा चली है कि वो अपने खास 40 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अजित पवार ने मीडिया के सामने आकर कहा कि इन खबरों का मैं खंडन करता हूं और मैं एनसीपी में हूं और एनसीपी में ही रहूंगा। शरद पवार भी बोले कि पार्टी में सभी लोग सिर्फ पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन इन खबरों ने हलचल तो बढ़ा दी है। बीजेपी के साथ जाने की खबरों का खंडन करने के लिए एनसीपी नेता अजित पवार खुद मीडिया के सामने आए और दावा किया कि मीडिया में चल रही खबरें निराधार हैं। कारण नसताना माझ्याबद्दल किंवा माझ्या सहकार्याची मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग बेवजह मेरे और मेरे कुछ साथियों के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में जो कुछ भी चलाया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप में से कई लोग मेरे बारे में लगातार कहानियां चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें 1 इंच की सच्चाई नहीं है। त्या बातम्यांमध्ये काही तथ्य नाही। तुम्ही जे दाखवलेले 40 आमदारांच्या सह्या घेतल्या, आप दिखा रहे हैं कि मैंने 40 विधायकों के हस्ताक्षर लिए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मुझे कोई हस्ताक्षर लेने की जरूरत नहीं है। हम सब एनसीपी के सदस्य हैं और हम एनसीपी के साथ ही रहेंगे। प्रकारचा आधार नहीं। इसके पहले अजित पवार विधान भवन में अपने कई विधायकों से मिले। एनसीपी पार्टी के व्हीप विधायक अनिल पाटिल भी साथ में थे। अनिल पाटिल ने भी बीजेपी में जाने की खबर को गलत बताया, लेकिन ये दावा भी किया कि अजित पवार जो भी फैसला करेंगे वो उनका साथ देंगे। मैं अजित दादा के साथ में हूँ और अजित दादा पार्टी के साथ में। अजित दादा जो भी फैसला लेंगे आप उनके साथ हैं? अजित दादा
पवार साहब को बगैर पूछे कोई फैसला नहीं ले सकते। इसके पहले पुणे में शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की खबर में सच्चाई नहीं है, लेकिन शिवसेना ठाकरे गुट के संजय राउत ने शरद पवार के हवाले से ईडी का दबाव होने की बात कहकर खबर को हवा दी थी। जिस तरह से यहाँ के कुछ लोग या कुछ पार्टियां, खास करके बीजेपी, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है या केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल करके शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, उसमें फूट डालने की कोशिश दबाव तंत्र से कर रही थी, उनको आज अजीत दादा पवार जी ने जवाब दिया है। दरअसल इन खबरों के पीछे सुप्रीम कोर्ट का संभावित फैसला है। कयास लगाया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी तो सरकार बचाने के लिए अजीत पवार की मदद लेनी पड़ सकती है। लेकिन विधानसभा में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायकों की संख्या देखते हुए ये लगता नहीं। वर्तमान में बीजेपी के पास अपने 109 विधायक हैं और उसे 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है, यानी कुल 115 विधायक हुए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ 40 उनके और 10 निर्दलीय विधायक मिलाकर 50 विधायक हैं। 115 और 50 मिलाकर हुए 165, जबकि विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 का ही है। अगर 16 विधायक अपात्र हो भी जाते हैं तो भी सरकार के साथ 149 विधायक रहते हैं। 16 विधायक अपात्र होने पर विधानसभा में 277 विधायक बचेंगे और बहुमत का आंकड़ा भी 145 से घटकर 137 होगा, जबकि सरकार के पास 149 विधायक हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर शिवसेना के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द भी कर देती है तो भी वर्तमान सरकार पर कोई खतरा नहीं। रही बात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, तो सदस्यता जाने के बाद भी वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो फिर अजीत पवार को लेकर चर्चा क्यों? कहीं ये महाविकास आघाड़ी में फूट डालने की बीजेपी की चाल तो नहीं? मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक से दिल्ली लौटने के बाद एक अलग ही अंदाज में नजर आए। वो मंगलवार को पहले कनॉट प्लेस के पास बंगाली मार्केट में पहुंचे और इसके बाद वो पुरानी दिल्ली भी गए। बंगाली मार्केट में राहुल गांधी ने गोलगप्पे का आनंद उठाया तो पुरानी दिल्ली के मटिया महल बाजार में उन्होंने तरबूज भी चखे। इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। रमजान के महीने में पुरानी दिल्ली में काफी रौनक रहती है और यहाँ पर राहुल गांधी के अचानक पहुंचने के बाद लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाह रहे थे, लोग उनकी तस्वीरें लेना चाह रहे थे। राहुल गांधी ने यहाँ पर स्ट्रीट फूड का आनंद लिया और लोगों से मिले, लोगों से बातचीत करते हुए भी वो नजर आए। और अब बिहार की बात करते हैं, जहां पर जो जहरीली शराब है वो चिंता का सबब बनी हुई है और नीतीश सरकार जो है वो लगातार इस मुद्दे को लेकर सवालों में है। अब जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर 4 लाख का आर्थिक सहायता देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की, लेकिन विपक्षी बीजेपी ने अब मांग की है कि चूंकि राज्य सरकार गिरफ्तारी के बाद सजा दिलाने में फिसड्डी साबित हुई है, इसलिए सभी गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। कौन शराब था? पाउच था। तो आप कितने लोग पी रहे थे? सर हम लोग तो वहाँ पे गए तो 2 आदमी थे जो डेथ कर गया। मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती इन लोगों ने स्वीकार किया कि जो शराब पी थी उसके बाद उनकी परेशानी जैसे पेट दर्द, आंखों की रोशनी में कमी जैसी दिक्कतें शुरू हुई और 20 से अधिक लोगों की मौत हुई। अधिकारियों का कहना है कि इस सिलसिले में 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 1 दर्जन से अधिक पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है। कर्तव्य में लापरवाही के लिए भी जो है हम लोगों ने जो है कार्रवाई की है, जिसमें ALTF एंटी लिकर टास्क फोर्स सदर और अरेराज इनके प्रभारी को निलंबित किया गया है और स्थानीय 9 चौकीदारों को निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त लापरवाही बरतने वाले 5 थानाध्यक्ष, जिसमें तुर्कौलिया, रघुनाथपुर, ओपी, सुगौली, पहाड़पुर और हरिसंदी, इनको निलंबित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना कि चूक हुई, लेकिन उन्होंने सहयोगियों और विपक्ष के मांग के बाद 2016 से अब तक जहरीली शराब से हुई मौत के बाद प्रभावित परिवार के लोगों को 4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की। परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग
बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर देंगे, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। वहीं विपक्षी बीजेपी का कहना है कि शराबबंदी के बाद 30 से अधिक घटनाओं में, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत आधिकारिक रूप से हुई है, उसमें एक भी दोषी को सजा दिलाने में राज्य सरकार को सफलता हाथ नहीं लगी है। जो पी कर गए जेल, उसमें तो बहुत लोगों को सजा हुई, लेकिन जो तस्करी करने वाले हैं, जो जहरीली शराब बेचने वाले हैं, उसमें केवल एक गोपालगंज की खजरबुन्नी में जो पहली घटना घटी थी, जिसमें 19 लोगों को सरकार ने मुआवजा भी दिया, उस मामले को छोड़कर एक भी मामले में आज तक किसी को सजा नहीं हुई। आधे से ज्यादा मामले में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, आधे से ज्यादा मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, सजा तो मिलना दूर की बात है। लेकिन राज्य सरकार का दावा है 2016 अप्रैल से जब शराबबंदी लागू हुआ, अब तक 6,05,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिसमें 8,35,000 लोग गिरफ्तार हुए और 2,28,000 लोगों को अब तक विभिन्न कोर्टों से दोषी पाया गया है। अगर कहीं भी खुदा न खास्ते इस तरह की बात होती है तो पोस्टमार्टम अनिवार्य होगा, उसके बगैर मुआवजा नहीं होगा। लेकिन ये 23 के पहले अगर इस तरह की बात होती है तो जैसा कि हमने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं भी हुआ हो तो वो लोग पिटीशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे और विधिवत जांच के बाद जब जिला प्रशासन आश्वस्त होगा कि उनकी बातों में सच्चाई है और कुछ साक्ष्य मिले हैं तो उसके आधार पर वो विभाग को अपना प्रतिवेदन समर्पित करें। बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से विफल है, यह एक निर्विवाद सत्य है और इसके पीछे 2 ही कारण हैं। एक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी व्यक्तिगत जिद और दूसरा अपराधियों और पुलिस वालों का गठजोड़, जिसने एक ऐसा समानांतर आर्थिक व्यवस्था कायम किया है जिसे खत्म करना और तोड़ना अब सबके लिए काफी मुश्किल है। मोतिहारी से पंकज और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल शिक्षण संस्थानों के परिसर में सामाजिक भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ऐसे भेदभाव पूरी तरह से खत्म होने चाहिए। आईआईटी परिषद की 55वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान में कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए और जिसे सुनिश्चित करने का काम अधिकारियों और छात्रों का है। पिछले 5 सालों में विभिन्न आईआईटी के 34 छात्रों ने आत्महत्या की है और इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने निदेशकों को परिसर में भेदभाव के लिए 0 टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए कहा है। हाल ही में हमने देखा था कि आईआईटी बॉम्बे में, जहां पर दर्शन सोलंकी की आत्महत्या का मामला सामने आया था, उसने काफी सवाल जो हैं एक बार फिर से इस तरह के भेदभाव को लेकर खड़े किए थे। कोई भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आए कैंपसेस में, केवल आईआईटी नहीं, कोई भी शैक्षणिक संस्थान में, सरकार के द्वारा चलने वाले हो, राज्य सरकार के द्वारा चलने वाले हो या निजी संस्था के द्वारा चलने वाले शैक्षणिक संस्था में भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके ऊपर आज हम सब चिंतित हैं। ये एक सामाजिक चुनौती है। इस चुनौती को, उसके लिए आज की कई प्रकार के विषय की चर्चा हुई। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार ना हो, उसके लिए वहाँ की पढ़ाने वाले फैकल्टी, वहाँ का डीन इकोसिस्टम, डायरेक्टर्स, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गृह युद्ध से जूझ रहे सूडान में फंसे भारतीयों पर अब सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा है कि भारत सरकार इस मामले में दखल दे, लोगों को बचाए। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार निष्क्रिय है, भारतीयों को वापस नहीं ला रही है। यहाँ पर कर्नाटक के 31 जनजातीय लोग जो हैं दक्षिणी सूडान में बिना भोजन पानी के हैं। सिद्धारमैया ने ये भी ट्वीट कर कहा है। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे ट्वीट गैर जिम्मेदाराना है। एस जयशंकर ने कहा कि कई लोगों का जीवन खतरे में है और अभी राजनीति ना करें। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि सूडान में भारतीय दूतावास ज्यादातर भारतीयों के संपर्क में है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच झड़प जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिस तरह की जंग वहां पर देखने को मिल रही है उसमें सूडान लहूलुहान नजर आ रहा है और कर्नाटक के आदिवासी समुदाय के भी लोग वहां पर
फंसे हुए हैं। हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय ये है जो लोग जड़ी बूटी बेचने सूडान गए थे और वहां पर फंस गए और अब उनके पास खाना पानी जो है वो भी खत्म हो गया है और उसी का मुद्दा सिद्धारमैया उठा रहे हैं। मुंबई की बात करते हैं जहां पर एक और बड़ी आग की खबर सामने आई। ठाणे में सीने वंडर मॉल और ओरियन बिजनेस पार्क में आग लग गई। यह आग कल रात 8:37 पर लगी। करीब 10 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर बमुश्किल काबू पाया जा सका। अब कूलिंग का काम यहां पर चल रहा है, लेकिन यह आग इतनी जबरदस्त थी कि इसे बुझाने के लिए मुंबई, नवी मुंबई, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, मीरा, भायंदर से भी दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। आग में 12 से 13 कारें भी जलकर खाक हो गई हैं। करोड़ों के नुकसान की आशंका यहां पर जताई गई है, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। आज पहली खबर, समलैंगिक शादी से जुड़ी हुई संविधान पीठ में गर्मा गर्म बहस जो है वो जारी है। आज भी ये सुनवाई चलेगी। दूसरी खबर, क्या फिलहाल टल गया है एनसीपी का संकट, क्योंकि फिलहाल अजित पवार ने कहा है कि वो एनसीपी में ही रहेंगे। तीसरी खबर, कर्नाटक में चुनाव से पहले वीडियो वॉर, 40% सरकार बनाम 420 सरकार के वीडियो बनाए गए। चौथी खबर, क्या ममता बनर्जी से रूठ गए हैं मुकुल रॉय, दिल्ली पहुंचे, बीजेपी में जाने की अटकलें। और पांचवी खबर, बिहार और बंगाल समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर को चुनना है।